जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर में हाजिर खिदमत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर या मुख्तलिफ़ हालात के अंदर अदालत या थाने से हमारा बिला वास्ता कभी न कभी ताल्लुक़ बनता है या हमें जाना पड़ता है। तो जानते हैं कि एक अगर कोई भी क्राइम सरजद हो जाए तो उस सूरत में क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि उस मुकदमे को दर्ज करवाया जा सके, और अगर पुलिस आपके साथ ताउन नहीं करे तो उस सूरत में कानून आपको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करता है और किस तरह मुकदमा दर्ज हो सकता है। और मुकदमा अगर दर्ज हो गया है तो उस सूरत में उसको कैसे कैसे किन किन मराहिल से गुज़र कर वो मुकदमा जो है इंसाफ तक पहुंचता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा FIR से इंसाफ तक। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने अपने जो वकील रहनुमाओं को बुलाया है, जो कि हमारी इस प्रोग्राम के अंदर यानी इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर रहनुमाई फरमाएंगे। उसमें हम सबसे पहले हैं काशिफ अलेक्जेंडर साहब। हम आपको अपने प्रोग्राम करंट अफेयर में खुश आमदीद कहते हैं। काशिफ अलेक्जेंडर साहब जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के सुप्रीम काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। उनके साथ हैं हमारे एक नौजवान वकील, उनका नाम है प्रिंगल जॉर्ज, जो कि वकालत के साथ साथ सियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रिंगल, आपको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। जिस तरह हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन में बताया कि हम बात करेंगे अगर आपके साथ एक क्राइम सरजद हो गया या आपके साथ जुर्म सरजद हो गया तो उसमें आपने क्या क्या तरीक़ेकार अपनाने हैं कि हम किस तरह अपने कानूनी हकूक़ को हासिल कर सकते हैं। तो प्रिंगल, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि एक बंदे के साथ एक क्राइम सरजद हो गया, उस सूरत में वो सबसे पहले क्या तरीका अपनाएगा कि वो FIR करवा सके? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कैथलिक टीवी और इनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका प्रोवाइड किया, और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। वो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करवाती है जिससे आवाम के अंदर एक शऊर और आगाही आ सके। मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सपोज डैट एक ख़ातून जा रही है या कोई एक शख्स है जिसका मोबाइल स्नैच कर लिया गया है। सबसे पहले वो 15 पे कॉल भी कर सकता है, जो फर्स्ट प्रोसीजर है, क्योंकि मोबाइल उसका स्नैच हो गया या उसके साथ कोई भी उसका किसी क्रिमिनल बंदे ने उसके साथ उसको इंजर्ड कर दिया, वो ज़ख्मी हो गया है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो आजकल के दौर में चल रही है वो 15 की कॉल है। 15 पे कॉल करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद वो रिटन के अंदर अपनी एक कंप्लेन दर्ज करवाएगा मुतलका थाने के अंदर। सपोज एड अगर एक वकूआ होता है माल्टोन में, तो जो थाना उसको लगता होगा, जो उसका हदूद अरबा जो जुरिडिक्शन होगी जहाँ पे क्राइम सरजद हुआ है, उसी थाने में जाके वो अपनी एप्लीकेशन इन रिटन फॉर्म के अंदर फ्रंट डेस्क पे देगा। फ्रंट डेस्क वाले उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन करने के बाद उसको डायरी नंबर भी देंगे और उसको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन फ़लाँ फ़लाँ तफ्तीशी अफसर को मार्क कर दी गई है। जो उसको रसीद दी जाती है उसके ऊपर उसका नाम, नंबर, सारा कुछ लिखा होता है। इसके बाद वो अपने तफ्तीशी के पास जाएगा और उसको सारे वकूए के मुताबिक बताएगा कि मेरे साथ ये वकूआ हुआ है। बाज़ दफ़ा कुछ जराइम ऐसे होते हैं उनके ऊपर फौरी तौर पे FIR दर्ज हो जाती है, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पार्टियों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों के मौक़िफ़ को सुना जाता है कि आया कि जो कंप्लेनेंट है जिसने एप्लीकेशन दर्ज करवाई है, आया कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये तो फर्दर इंक्वायरी का या इन्वेस्टिगेशन का केस है, लेकिन फौरी तौर पे जो मामलात हैं वो यही होते हैं कि वो मुतलका थाने में जाएगा, अपनी एप्लीकेशन जो उनसे है वो दर्ज करवाएगा। अगर सपोज डैट कि अगर वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया, पुलिस वाले उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं कर रहे, तो इसके अलावा भी फर्दर रेमडीज़ मौजूद हैं जिनको अवेल कर सकता है। सपोज डैट अगर उसने पुलिस स्टेशन के अंदर एप्लीकेशन दी है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई है, अगर पुलिस वाले उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं कर रहे
वो बाइस हैं, उनकी मेलाफाइडी इंटेंशन है या वो मुलजिम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो वो उसी एप्लीकेशन की बाबत सेशंस कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज के पास एक 22A की रिट भी दर्ज कर सकता है। उसमें अदालतें मौक़िफ़ सुनने के बाद ट्रैक्शन कर देती है कि इनकी FIR को दर्ज किया जाए। थैंक यू। काशिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ये तो आपने प्रिंगल ने बता दिया, सीधा सीधा तरीका करके थाने में गए, एप्लीकेशन दे दी, नहीं ले रहा तो कोर्ट में चले गए। अब एक और प्रोसीजर है कि थाने में बंदा गया है, उसने अपनी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो उसका राइट है कि जाके कंसर्निंग थाने में उसको बताए कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई है। अब अगर पुलिस नहीं सुन रही, कोर्ट और पुलिस के दरमियान में कोई और रास्ता है जहाँ पे वो अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आज का ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। मैं कैथलिक टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मौके फराहम करता है कि अपने नाजरीन को अपना ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिससे उनकी आसानियाँ पैदा हों और उनको कानूनी आगाही फराहम हो। जहाँ तक आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं, जैसे प्रिंगल जॉर्ज जो है वो बता रहे थे कि प्रोसेस ऑफ मुकदमा क्या है, तो बाय इसकी तरफ जाने से पहले, आपके क्वेश्चन में जाने की से पहले मैं ये बात थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। दरख्वास्त एक बड़ा एक अहम डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई भी मुद्दई मुकदमा वो दरख्वास्त दायर करता है। दरख्वास्त के अंदर बिल्कुल जैसे प्रिंगल ने बताया कि उसका नंबर मिलता है, उसके पर तहरीर और उसके बाद आगे प्रोसीजर है FIR का, लेकिन कई दरख्वास्तों के ऊपर सबसे पहले वक़ूए की तस्दीक करना भी बड़ी ज़रूरत होती है, और साथ साथ दरख्वास्त की तहरीर बड़ी मैटर करती है कि दरख्वास्त के अंदर कौन सा ऐसा जुर्म वाज़ेह होता है जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस है या नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है। ये भी पुलिस ने उस तहरीर से बड़ा वाज़ेह रखना होता है। अक्सर कहते हैं कि जी हमारे जो कंप्लेनेंट हैं कि जी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, तो कई दफ़े तहरीर के अंदर वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मौजूद होते जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस हों, तो जिसकी वजह से फिर मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसके और भी तरीक़ाकार हैं बाद में उसके उस मैटर को सॉल्व करने के। तो जब आपकी तहरीर जो बड़ी बुनियादी चीज़ है उस वक़ूए के मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात बयान नहीं करती, और वो तफसीलात के अंदर साथ साथ काबिल दस्तंदाजी जुर्म अयान नहीं करती वो तहरीर, तो वो FIR दर्ज नहीं होती। जैसे उसकी मिसाल मैं एक देता हूँ कि जालसाजी हुई है, कोई दस्तावेज़ जाली तैयार हो गई है, तो उस जाली दस्तावेज़ात के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात देना उस तहरीर में कि वो कब तहरीर के अंदर मौजूद हो कि कब वो जुर्म सरजद हुआ, वो जाली दस्तावेज़ कब बनी, किस इलाके में बनी और किस इलाके की जुरिस्डिक्शन में वो जुर्म वाज़ेह हुआ। जब ये तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं तो उसके बाद उस प्रोसेस के बाद वो FIR लॉन्च होने में आसानी पैदा होती है। इन केस अगर वो फिर भी ना हो तो फिर 22 से 22B का प्रोसीजर है, आप अदालत के अंदर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर इन केस ऐसी दरख्वास्त में जुर्म सरजद निकल आए जो कि नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो उसके लिए आप इस्तगासा फ़ाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस मौजूद हैं। इसलिए जो दरख्वास्त है वो बड़ा एक अहम डॉक्यूमेंट है जो कि बाद में इस्तगासे की शक्ल अख्तियार करता है, और वो इस्तगासा जो है वो FIR का एक प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, और दौराने ट्रायल वो इस्तगासा जो है वो शहादत के तौर पर मुद्दई मुकदमा के बयान में बाकायदा रिकॉर्ड होता है। इसलिए वो डॉक्यूमेंट जब आप तहरीर करें उसके अंदर वाज़िया अपने गवाहान, वाज़िया अपनी शहादत, वाज़िया अपनी वक़ूए की तारीख़, वक्त वक़ूआ, और जो अपने गवाहान हैं उसका बाकायदा ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे 1787 का नंबर प्रोवाइड किया गया है कि अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही तो आप उसी टाइम थाने के अंदर खड़े होकर उस पर कॉल या मैसेज करें, तो पुलिस उसके ऊपर प्रॉपर जो हाई ऑफिशियल्स है रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी दादरसी की जाएगी। और इसके अलावा आप IG के पास, DIG के पास, CCPO के पास, इनके पास भी जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर और वक्त पर इंसाफ की फरहमी में आसानी हो सके। तो प्रिंकल, मेरे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक FIR हो गई, उसके बाद कौन सा मरहला आएगा जो कि एक मुद्दई मुकदमा को फेस करना पड़ेगा
जो कि थाने के अंदर होगा? बिल्कुल, जब एक एफआईआर हो जाती है तो पुलिस के ना डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि एक डिपार्टमेंट है जिसने एफआईआर काट दी, इसके बाद वो तफ्तीशी अफसर को एफआईआर फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें जुर्म के हिसाब से एफआईआर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जो तफ्तीशी होगा वो कंप्लेनेंट को कॉल करेगा, वो मुलज़म की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, मुलज़म का नंबर, उसकी इन्फॉर्मेशन, तस्वीर वगैरह भी उससे तलब करेगा कि बताएं। वो चेक करेंगे कि मुलज़म के घर भी रेड करेंगे, उसको सर्च आउट करेंगे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक एफआईआर होने के बाद पुलिस का काम होता है कि मुलज़म को अरेस्ट करे, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। सपोज डैट तफ्तीशी को पता चलता है कि मुलज़म ने अपनी एडिशनल सेशन जज सेशंस कोर्ट से उसने अपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया है, तो ज़ाहिर बात है कि उसमें कंप्लेनेंट को भी नोटिस होगा अदालत की तरफ से और तफ्तीशी को भी होगा। इसके अलावा ये प्रोसीजर के बाद जो होगा कंप्लेनेंट होगा वो भी अपना कौंसल मुकर्रर करेगा अपने मौक़िफ़ की तायद के लिए, और जो अक्यूज़ पर्सन है ऑलरेडी उसने तो अपना कौंसल कर लिया ना, उसने अपनी बेल ले ली है। और बेल के बाद जो आईओ होगा वो दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ को सुनेगा। अगर मुलज़म गुनाहगार बनता है तो उसको गुनाहगार लिखने के बाद जो पुलिस फाइल है वो अदालत में भेज देगा। अगर वो बेगुनाह है, मदई ने झूठ बोल के कोई एफआईआर कटवा दी है, तो वो उसको बेगुनाह कर देगा। ये सारा प्रोसेस स्टार्ट रहेगा और ये सारा प्रोसेस सुपीरियर कोर्ट्स तक जाता है। अगर सेशन से उसकी बेल खारिज होगी है वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से अगर खारिज होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आजकल तो एक नई अदालत भी आ गई है, नई अदालत में भी जा सकते, वो केस टू केस वेरी करता है। ये ड्यू प्रोसेस जो सा ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होना ही होना है। और उसके बाद अगर मुलज़म गुनाहगार है, उसने वकूआ सरजद किया था, उसको गुनाहगार लिखा था और जो ऑफेंस है प्रोहिबिटी क्लॉज में फॉल कर रहा है, तो उसकी ज़मानत ना सेशन लेगी, ना हाई कोर्ट लेगी, ना सुप्रीम कोर्ट लेगी। उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला डिसाइड होंगे। ये सारा प्रोसीजर है। अच्छा, अब पहुंच गया थाने से निकल कर केस कोर्ट के अंदर, अब हो गया ज़मानत भी हमने देख लिया कि वो भी प्रोसीजर हो गया। अब जो नेक्स्ट मरला आता है चलान का, उसका ट्रायल शुरू होगा। तो काशी साहब ये भी बताइए कि वो एक जो ट्रायल है उसके किस फॉर्म से या किस मरहले से स्टार्ट होगा और उसकी फर्दर क्या शक्ल इख्तियार करेगा, ताकि लोगों को पता हो कि जब वो कोर्ट में जाते हैं किसी भी मुकदमे के लड़ने के लिए तो वो किन किन मरहलों से गुज़र कर उनको इंसाफ फराहम होगा। बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं प्रिंगल भाई की बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा चलान के साथ, क्योंकि चलान एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली कोर्ट में भेज दी जाती है कि किसी जुर्म को सरजद हुआ है तो उसके मुतालिक अब कोर्ट जो है ना उसका फ़ैसला करे। दरख्वास्त देने के बाद जब वो एफआईआर की सूरत में चेंज हो जाती है तो सबसे पहला मरहला आता है जो मुद्दई मुकदमा है उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। तफ्तीशी ने सबसे पहले आना है और वहाँ पे मौका मुलाहिज़ा करके सबसे पहले मौके का नक्शा बनाना है, जिसको पहली चलानी ज़िमनी कहते हैं, चलानी ज़िमनी या ज़िमनी कहते हैं। वहाँ पे वो कलेक्शन करेगा और मौके के ऊपर वो तमाम सबूत देखेगा कि कहाँ पे ये वाक़या, जैसे 302 का वाक़या है तो वो मौके के ऊपर जाएगा, जाके देखेगा कि उसका शुमाल जनूब क्या है, उसका मशरक़ क्या है, इवन का नक्शा भी बनाएगा वहाँ पे जाके। नक्शा बनाने के बाद इसलिए मुद्दई मुकदमा उसके बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हो और उसके जो ज़मीनियाँ हैं उसके अंदर पूरा मुकदमा अपना अच्छी तरह ऐड कराए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। ये ना हो कि कल को चलान होने के बाद जब उसके ऊपर क्रॉस हो, जिरा हो, तो उस दौरान उसके अंदर जो मुकदमे के नकायस हैं उसकी वजह से मुलज़म बरी हो जाए। तो उसने पहला ही मुकदमे के फर्स्ट इंस्टेंस में मुद्दई के साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके साथ जाके पहली ज़िमनी के अंदर वो जहाँ पे जुर्म सरजद हुआ है वो जगह दिखानी है, नक्शा बनवाना है और उसके साथ अपने सपोर्टिंग एविडेंस देने हैं। जैसे 420-68 का मुकदमा है तो उसमें अपने दस्तावेज़ात देने हैं, मुसद्दका दस्तावेज़ात, और उसके अलावा अगर कॉपियाँ भी देता है तो वो बाकायदा उसकी तस्दीक अपने तफ्तीशी अफसर के साथ जाके मुतलका फ़ोरम या डिपार्टमेंट से उसकी तस्दीक करवानी है और उसका बाकायदा फ़र्द मकबूजगी बनवानी है।
फ़र्द मकबूज़गी वो फ़र्द होती है जिसके तहत आप सबसे पहले अपने केस प्रॉपर्टी को या उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड करवाते हैं, ताकि तफ्तीशी क्या या तो मुल्ज़म की तरफ से अगर कोई बरामदगी हुई है उसकी फ़र्द मकबूज़गी बनती है, या डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लेनेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड करता है तफ्तीशी इन द सपोर्ट ऑफ द क्लेम और FIR की सूरत में। तो वो जब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाद में चालान का ज़िमनी का हिस्सा बनता है। जैसे ओरिजिनल 499F के अंदर जाली चेक की बुनियाद पर वो असल चेक जो है वो भी फ़र्द मकबूज़गी बनाता है, उसे लेकर उसका हिस्सा बना देता है ताकि उसका मुकदमा जो है मुद्दई का वो मजबूत हो सके। तो इसलिए दौरान इन्वेस्टिगेशन हमें बहुत बारीक बनी के साथ तफ्तीश का हिस्सा बनना पड़ता है। अब अपने बयानात जो है जो गवाहान के बयानात हैं 161 की स्टेटमेंट के तहत बड़े अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करवाने चाहिए, और बाद अज़ां जब वो मुलजिम पकड़ा गया है उससे जो भी बरामदगी हुई है उसका प्रोसेस है बेल का वो से निकल आया और उसके बाद उसकी चलानी ज़िम्मेदारी बन गई है और वो चलान हो गया, ये साबित हो गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो बंदा बेगुनाह नहीं गुनाहगार है, और मुद्दई मुकदमा इसको साबित करने में कामयाब हो गया है कि ये जो मुल्ज़म है ये इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, जाली दस्तावेज़ बनाई है, जाली मुझे अपना चेक दिया है या मेरे से अमानत में ख़यानत की है, जो भी किसी का केस मौजूद है, तो वो बाद में ट्रायल के लिए मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट के पास या अगर कोई सेशन ट्राइबल है तो सेशन के पास चला जाएगा। अब सेशन का काम स्टार्ट हो गया। उस सेशन में सबसे पहले वो केस जो है वो उसको टेकअप करेगी सेशन, और उसके बाद उसमें अगर वो मुल्ज़िम ज़मानत के ऊपर है तो उसको नोटिस करेगी, अगर वो मुल्ज़िम जेल में है तो जेल से तलब करेगी, तलब करने के बाद उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाएगी। फ़र्द जुर्म में ज़ाहिर सी बात है मुल्ज़िम ने उसको इनकार करना है, और उसके बाद उसके स्टेज स्टार्ट होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, एविडेंस के ऊपर जिरा होगी, जिरा होने के बाद अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है तो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं कोई मेडिकल वाला है तो वो सारे शामिल होंगे, और उसके ट्रायल के बाद जो भी कोर्ट का फैसला मेन आर्गूमेंट के बाद अगर वो साबित कर गए तो उस पर सज़ा हो जाएगी। अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मुल्ज़िम मुकदमा जो है वो ये साबित कर दिया कि मुद्दई मुकदमा अपना मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा है तो वो बरी हो जाएगा। थैंक यू आपका। प्रिंगल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मज़ीद, अब काशिफ साहब ने काफ़ी तरतीब से बता दिया है, आप बताएं कि मज़ीद इसमें क्या एक मुद्दई मुकदमा को कौन कौन से मरहलों को या कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ताकि उसको प्रॉपर और इंसाफ जो है वो मिल सके। बिल्कुल ऐसी बात है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना वो होता है हमेशा कंप्लेनेंट के अंदर जिसने FIR दर्ज करवाई होती है। अब जो 173 की रिपोर्ट आ गई, चलान जिसे कहते हैं हम, अदालत के अंदर पेश हो गया, उसमें कंप्लेनेंट को भी नोटिस हो गया, उसमें अक्यूज़ को भी नोटिस हो गया, अगर वो जेल में था तो वो जेल से आएगा, अगर वो बेल पे है तो वो अपना वकील करके पेश होगा। इसमें जो प्रोसिक्यूशन है ना, प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट ने अपने केस को मजबूत करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन, उन्होंने अपने मौक़िफ़ को अदालत के अंदर साबित करना है। अब सपोज डैट 302 का मुकदमा है, उसमें वो कहता है जी मैं फ़लाँ जगह पे खड़ा था और फ़लाँ लोग जो मौजूद थे इन्होंने वकूआ देखा है, उसका अपना बयान इन चीफ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो ऑकुलर सेट होगा, जो आई विटनेसेस हम जिनको कहते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड होगा, मेडिकल होगा, तफ्तीशी के जो सारी उसमें जो स्केल के सारे स्टेप बाय स्टेप एक चेन मौजूद है, वो सारे अपने इन चीफ रिकॉर्ड करवाने के बाद उनके ऊपर क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद लास्ट पे जो स्टेज बचती है वो 342 की स्टेज बचती है। 342 के अंदर जो ऑनरेबल जज होते हैं वो पूछते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा क्यों है, वो मुल्ज़िम ने बताना है कि मेरे ख़िलाफ़ ये क्यों है। वो रिटर्न में भी दे सकता है और अपने गवाहन भी पेश कर सकता है, उसके पास ये चॉइस मौजूद है। वो रिटर्न में भी उसको कर सकता है और अपने गवाहन भी पेश कर सकता है अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए। और इसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित कर दिया है कि मैंने जो FIR कटवाई थी बिल्कुल मेरिट पे थी, मैंने कोई 2 नंबरी, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, मेरे साथ ड्यू प्रोसेस का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ड्यू प्रोसेस का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैं बिल्कुल मेरिट पे था, और जब ये केस साबित हो जाएगा तो डेफिनेटली जो कंप्लेनेंट के साथ इंसाफ होगा और मुल्ज़िम को सज़ा मिलेगी, और जो सज़ा होगी वो अकॉर्डिंग टू ऑफेंस के मुताबिक होगी। अगर 302 का ऑफेंस है तो जारी बात है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है,
या बाज़ दफ़ा अगर ब्रूटली मर्डर किया गया है, ब्रूटली तरीके से मर्डर किया गया, तो ज़ाहिर बात है कि उसको 4-4-5 दफ़ा सज़ाए मौत का और 4-4-5 दफ़ा उम्र कैद का भी हुक्म हो सकता है। यानी डिपेंड करता है जो भी क्राइम कमिट किया गया है उस एफआईआर के बिल्कुल, मुताबिक, ये उसके मुताबिक sensitivity आपको है। हाँ जी, सजा दी बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल सजा दी जाएगी। और इसके जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और पीपीसी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में बयान की गई हैं। तो उसको सफाई का हक नहीं दिया जाएगा जो मुजरिम बिल्कुल हमने दिया कह जाएगा। दी। डिफेंस काउंसिल जो है, जो अक्यूज़ है, उसने, उसके वकील ने उससे पूछना है, क्रॉस तो करना ही करना है। जो कंप्लेनेंट है उसने अपना इन चीफ रिकॉर्ड करवाना है, अपना करवाना है, अपने गवाहान का करवाना है। उसमें जो जो हिस्सा है, स्टेप बाय स्टेप जो हिस्सा है, उन सब ने अपना इन चीफ रिकॉर्ड करवाना है, और प्रॉपर डिफेंस का हक उसके पास मौजूद है। और उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड करना है, सबको सुनने के बाद फिर कोर्ट ने डिसाइड करना है कि आया कि जुर्म हुआ भी है या नहीं हुआ। मोस्टली जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मुलजम को मिलता है। अगर कहीं पे भी कोई गलती खताई हो गई है तो जारी बात है डेफिनेटली प्रोसीजर में कहीं पे भी गलती हो गई है तो डेफिनेटली जो बेनिफिट है वो हमेशा अक्यूज़ को मिलता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे लॉ के फील्ड में ना, जो अक्यूज़ है उसको फेवरेट चाइल्ड कहा जाता है। उसको हमेशा फेवरेट चाइल्ड कहा जाता है कि अगर कहीं पे भी गलती हो गई है तो उसका बेनिफिट इसको मिलना है। चलें, अच्छी बात है। मैं आप दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाज़रीन को बहुत सारी ऐसी कानूनी मशवरे और कानूनी जो प्रोसीजर है उनके बारे में आगाही फ़राहम करते हैं। शुक्रिया आपका। और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी, जो कि एफआईआर से इंसाफ तक का प्रोसीजर था और वो सारे मराहिल जो है हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने बड़े तफसील से आपको बताया भी है। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि जब भी एक बंदे के साथ कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है या उसके साथ कोई भी ज़्यादती हो जाती है तो उसने कौन कौन से फ़ोरम अपनाने हैं और अदालती तरीक़ाकार क्या क्या, किन किन मरहलों से गुज़र कर आपको इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाएगा। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई कानूनी पेचीदगी को ज़िक्र करते हुए। देखते रहे हमारा कैथलिक टीवी, ख़ास तौर पर करंट अफेयर्स। गॉड ब्लेस यू।